स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम पैरा पर। मैं DRX रॉबिन सिंह फार्मासिस्ट एक बार फिर से आपके लिए लेकर के आया हूँ सैम्स एग्ज़ाम फार्मासिस्ट का सैम्स का एग्ज़ाम होना है 14 फरवरी 2021 को। उसके क्वेश्चंस की जो सीरीज हम लोग कर रहे थे, तो उसी की सीरीज में ये हमारा 7 पार्ट है। और हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो स्टार्ट होता है जा करके आपका नैलेक्सॉन इज यूज्ड इन द पॉइजनिंग ऑफ। आपको बताना है कि नैलेक्सॉन जो है वो किसकी पॉइजनिंग में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आप आंसर करेंगे मॉर्फिन। ठीक है, तो जो मॉर्फिन है, जब मॉर्फिन का ओवरडोज हो जाता है तो वो एक पॉइज़न बन जाता है। ठीक है, आप ये तो जानते ही हैं कि कोई भी मेडिसिन अगर आप उसको एक एग्जैक्ट डोज में लेंगे या एक पैरामीटर्स के हिसाब से लेंगे तो वो पॉइज़न के रूप में काम नहीं करेगी, फिर वो मेडिसिन के रूप में काम करेगी। ठीक है, कोई भी केमिकल हो। ठीक है, अगर उस केमिकल को आप एबनॉर्मल तरीके से ले लेंगे तो वही केमिकल जो है वो फिर पॉइजनस बिहेवियर शो करता है। ठीक है, तो उसी तरीके से मॉर्फिन के भी कई सारे इस्तेमाल हैं, कई सारे यूजेस हैं। जैसे कि मॉर्फिन जो होता है वो एक पेन किलर के रूप में भी इस्तेमाल होता है समटाइम्स। ठीक है, और तो इसी तरीके से ये कह रहे हैं कि अगर नैलेक्सॉन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग पॉइजनिंग में, किसकी पॉइजनिंग ठीक करने में, तो मॉर्फिन की पॉइजनिंग ठीक करने में। ठीक है, तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। द ड्रग यूज्ड टू ट्रीट एल्कोहलिज्म इज। आपको बताना है कि ऐसी कौन सी ड्रग है जो एल्कोहलिक पेशेंट्स को दी जाती है, उनकी जो एल्कोहल पीने की हैबिट होती है उसको कम करने के लिए, उसको एंटागोनाइज करने के लिए। तो आप बताएंगे एंटाबेस। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है पिछली बार आपका जो UPMSCL जूनियर फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के। ये जो सैम्स का एग्ज़ाम होना है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पेनिसिल एमीन इज यूज्ड एज। देखिए पेनिसिल एमीन इज यूज्ड एज, आप बताएंगे चिलेटिंग एजेंट। ये चिलेट फॉर्म कर देता है जाकर के, एक तरीके से ये भी आपका एंटीडोट की तरह इस्तेमाल होता है। ठीक है, फिर बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओवरडोज ऑफ डिजिटालिस में कॉज। देखिए अगर डिजिटालिस का ओवरडोज हो जाए तो वो क्या कॉज कर सकता है, आपको बताना है क्यूमुलेटिव पॉइजनिंग। ठीक है, क्यूमुलेटिव पॉइजनिंग। अब आप सीधा सा याद करेंगे कि अगर मॉर्फिन का ओवरडोज होता है तो क्यूमुलेटिव पॉइजनिंग कॉज करता है जाकर के। ठीक है, मॉर्फिन का ओवरडोज क्या करेगा, क्यूमुलेटिव पॉइजनिंग। फिर बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। मॉर्फिन पॉइजनिंग, सॉरी, जो डिजिटालिस की पॉइजनिंग थी, मॉर्फिन की नहीं सॉरी, जो डिजिटालिस की पॉइजनिंग थी वो आपकी क्यूमुलेटिव पॉइजनिंग शो करती है जाकर के। ठीक है, जो मॉर्फिन की पॉइजनिंग है वो कॉज कर देती है डेथ, यानी मॉर्फिन की पॉइजनिंग से लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। मॉर्फिन की पॉइजनिंग से मृत्यु भी हो सकती है। कॉज डेथ ड्यू टू, किस वजह से, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन, क्योंकि रिस्पायरेशन जो है वो डिप्रेस हो जाता है तो रिस्पायरेशन डिप्रेस होने की वजह से मॉर्फिन की पॉइजनिंग डेथ भी कॉज कर सकती है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। नंबर ऑफ फार्मासिस्ट इन PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो नंबर ऑफ फार्मासिस्ट होते हैं, कितने फार्मासिस्ट रिक्रूटेड होते हैं, तो कहते हैं कि कम से कम एक तो होना ही चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ फार्मासिस्ट यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कितने फार्मासिस्ट होंगे, तो आप बताएंगे एक तो होना ही चाहिए। फिर बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हाई इफिशियंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर इज मेड ऑफ। आपको बताना है जो हाई इफिशियंसी पार्टिकल्स को एयर फिल्टर में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एयर फिल्टर हाई इफिशियंसी पार्टिकुलेट, वो किसका बना हुआ होता है, तो आप बताएंगे ग्लास एंड एस्बेस्टस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ड्रग यूजफुल इन जोलिंजर इलीजन सिंड्रोम। आपको बताना है कि ऐसी कौन सी ड्रग है जो जोलिंजर इलीजन सिंड्रोम में इस्तेमाल होती है। आप बताएंगे ओमेप्राजॉल। कौन सी मेडिसिन है, ओमेप्राजॉल। ओमेप्राजॉल जो है वो जोलिंजर इलीजन सिंड्रोम में इस्तेमाल होती है। ठीक है, फिर हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। फिनोबार्बिटोन इंक्रीज द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। देखिए कह रहा है, आपसे पूछ रहा है कि जो फिनोबार्बिटोन कैटेगरी होती है वो इंक्रीज कर देता है क्या, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, किन किन मेडिसिन का रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म बढ़ा देता है फिनोबार्बिटोन, तो आप बताएंगे वारफेरिन है, फेनिटोइन है और डिजॉक्सिन है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी, कि फिनोबार्बिटोन इंक्रीज द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। पहला कौन सा है? वारफेरिन, दूसरा कौन सा? फेनिटोइन, और तीसरा कौन सा है? डिजॉक्सिन। ठीक है, कौन कौन से हैं? वारफेरिन, ठीक है, विटामिन के को एंटागोनाइज करता है या एक दूसरे को एंटागोनाइज करते हैं। ठीक है, फेनिटोइन एंटी इपिलेप्टिक ड्रग है, डिजॉक्सिन ये कार्डियक स्टिमुलेंट ड्रग होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग चलेंगे। विच स्केल इज यूज्ड टू मेजर द आउटर डायामीटर ऑफ निडल्स। आपसे पूछ रहे हैं कि निडल्स का जो आउटर डायामीटर होता है उसको मेज़र करने के लिए कौन सी स्केल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आप बताएंगे गॉज स्केल जो होती है उसका इस्तेमाल करते हैं। इज यूज्ड टू मेजर द आउटर डायामीटर ऑफ निडल्स का जो आउटर डायामीटर होता है इस तरीके से है, ये जो यहाँ का होता है निडल्स, और ये पूरा जो है सिरिंज। ठीक है, तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं ये आउटर डायामीटर आप गॉज स्केल से मेज़र कर सकते हैं। द लैटिन वर्ड एड लाइबिटम मीन्स, आपको बताना तो लैटिन वर्ड है एड लाइबिटम, इसका मतलब क्या है? तो आप बताएंगे एज मच एज यू प्लीज़। ठीक है, एज मच एज यू प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ग्रे बेबी सिंड्रोम ड्यू टू, देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रे बेबी सिंड्रोम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द सैम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सैम्स के एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया है कि ग्रे बेबी सिंड्रोम, मुझे लग रहा है कि हर एक बार ये पूछा गया क्वेश्चन। ग्रे बेबी सिंड्रोम आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, रट लीजिए। ठीक है, कि ग्रे बेबी सिंड्रोम किससे होता है? आप सीधे सीधे आंसर करेंगे क्लोरम फेनिकॉल। क्लोरम फेनिकॉल क्या करता है? ग्रे बेबी सिंड्रोम कर देता है। फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाइपरटेंशन रिजल्टिंग फ्रॉम एन आइडेंटिफाइबल कॉज इज कॉल्ड एज। हाइपरटेंशन रिजल्टिंग फ्रॉम एन आइडेंटिफाइबल कॉज इज कॉल्ड एज, आप बताएंगे सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ठीक है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन। फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। व्हेन स्ट्रक्चरली डिफरेंट ड्रग गिव सेम क्लिनिकल रिजल्ट इट इज कॉल्ड। देखिए क्या होता है स्ट्रक्चरली, अब इसमें कहना क्या चाह रहा है कि सपोज दैट आपके पास दो ड्रग हैं। ठीक है, दो ड्रग हैं, ड्रग ए और ड्रग बी। ठीक, अब कह रहा है कि दोनों का स्ट्रक्चर अगर सेम है, ठीक, दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो सेम है। ठीक है, तो व्हेन स्ट्रक्चरली डिफरेंट ड्रग, सॉरी, दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है और अगर वो सेम क्लिनिकल रिजल्ट देते हैं। फिर से देखिए आप लोग, ये ड्रग ए है, ये ड्रग बी है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का है और इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का, यानी दोनों के स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट हैं। ठीक, लेकिन फिर भी जो वो रिस्पॉन्स देते हैं, जाकर के जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो सेम रिस्पॉन्स है। मतलब दोनों का काम बिल्कुल सेम है। ठीक है, लेकिन उनके स्ट्रक्चर अलग हैं। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? अब आप लोग समझ गए होंगे, इसको कहते हैं थेरापुटिक्स इक्विवेलेंस। थेरापुटिक्स इक्विवेलेंस का मतलब कि जो उनका वर्क है वो सेम होगा लेकिन उनके स्ट्रक्चर जो है अलग अलग होंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर अलग अलग होंगे लेकिन वर्क जो है वो सेम है। ठीक है, ओके। जैसे कि अब आपको एक मोटा सा एग्जांपल दे देते हैं। जैसे आपने डाइक्लोफिनेक ले लिया, क्या ले लिया? आपने ले लिया डाइक्लोफिनेक। ठीक, और आपने ले लिया, आपका हो गया, चाहे आप एसिक्लोफिनेक ले लीजिए, चाहे आप नीमेसुलाइड ले लीजिए। ठीक है, तो डाइक्लोफिनेक का स्ट्रक्चर सपोज दैट ये है। ठीक, एसिक्लोफिनेक का स्ट्रक्चर ये है और नीमेसुलाइड का स्ट्रक्चर ये है। ठीक, बात समझिए, आप बात समझने की कोशिश करिए। तो अब आपको दर्द हो रहा है सपोज दैट, ठीक है, दर्द हो रहा है कहीं, तो आपने डाइक्लोफिनेक ले लिया, क्या करेगा? वो दर्द को कम कर देगा। एसिक्लोफिनेक ले लेंगे, ये भी दर्द को कम कर देगा। अगर आप नीमोस्लाइड लेते हैं तो ये भी दर्द को कम कर देगा। ठीक है, ये भी दर्द को कम करेगा। तो मतलब इनके स्ट्रक्चर तो अलग अलग हैं लेकिन जो इनका वर्क है वो सेम है। ठीक है, फिर बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन न्यू बॉर्न बेबी कॉजेज। अगर आप ऑक्सीजन का एडमिनिस्ट्रेशन कर देते हैं किसी नए जन्म लिए हुए बच्चे में तो वो क्या कॉज कर सकता है? आप बताएंगे इम्पेयर्ड साइट्स। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन न्यू बॉर्न बेबी कॉजेज इम्पेयर्ड साइट्स। ठीक है, इम्पेयर्ड साइट्स जो है कॉज करता है ऑक्सीजन अगर किसी न्यू बॉर्न बेबी में
एडमिनिस्टर्ड कर देते हैं आप ह्यूज अमाउंट में। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन। कमेंट करके बताइए आप लोगों को हमारे ये क्वेश्चन कैसे लगे, और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल एग्ज़ाम पैरा को। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। और सैम्स एग्ज़ाम आने तक, जब तक कि आपका सैम्स एग्ज़ाम नहीं आता है तब तक हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। और ये क्वेश्चन आपके सैम्स एग्ज़ाम में ही नहीं, एज़ वेल एज़ आपको जो है सेंट्रल जो फार्मासिस्ट के पेपर होते हैं, साथ ही साथ यूपी में जो परमानेंट वैकेंसी आने वाली है उस फार्मासिस्ट एग्ज़ाम पेपर में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। आप चाहे डीएसएसबी का दे दीजिए जा कर के एग्ज़ाम, चाहे आप बीएसएफ फार्मासिस्ट का दें, चाहे आप सीआरपीएफ किसी का भी दें, आपको ये क्वेश्चन सभी फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। ये रामबाण है क्वेश्चन। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।